हमारे साथ डॉक्टर मिताली बर्मन जी उपस्थित हैं, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय की भारतीय भाषा एवं साहित्य अध्ययन विभाग में असमिया के एसोसिएट प्रोफेसर और कवित्री हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मिताली जी। हमारे अगले वक्ता हैं डॉक्टर गुरुमयूम विजय कुमार शर्मा जी, जिनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस मंच पर, जो कि वर्तमान दिल्ली विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा एवं साहित्य अध्ययन विभाग में मणिपुर के सहायक प्रोफेसर हैं। उन्होंने मणिपुर रेडियो नाटक पर व्यापक कार्य किया है। अब मैं कार्यक्रम के संचालक, जिनके ऊपर आज ये कार्यक्रम पूरी तरह से निर्भर है, उनका स्वागत करती हूँ, डॉक्टर अहमठेम होमेन सिंह जी का, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा एवं साहित्य अध्ययन विभाग में सहायक प्रोफेसर है। उनकी विशेषता का क्षेत्र है तुलनात्मक भारतीय साहित्य, मणिपुरी साहित्य, भक्ति साहित्य, रामायण अध्ययन और उत्तर पूर्वी भारत अध्ययन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अध्यक्ष महोदय और हमारे वक्ताओं का को सम्मानित करने के लिए मैं बहुत ही सम्मान से ऋषि कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करती हूं, जो पूर्व उप सचिव हैं हिंदी एकेडमी दिल्ली के। सर, अध्यक्ष जी का आप स्वागत करें। सर, आप डॉक्टर रघुनाथ पांडे जी का स्वागत करें। फोटो डॉक्टर मिताली जी का स्वागत करें। डॉक्टर विजय कुमार जी का स्वागत करें। होमेन सर जी को सम्मानित करें। आज का यह सत्र पूर्वोत्तर की भाषाई धरोहर पर केंद्रित है, जो विविधता, संवेदनशीलता और सांस्कृतिक गहराई का अद्भुत उदाहरण है। पूर्वोत्तर भारत केवल संचालन जो कर रही है, उनका स्वागत भी बहुत अच्छी तरीके से। पूर्वोत्तर भारत केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि सैकड़ों भाषाओं, बोलियों और मौखिक परंपराओं का जीवन संसार है। इन भाषाओं में लोक कथाएँ हैं, स्मृतियाँ हैं, प्रकृति के साथ सहजीवन का दर्शन है, पर साथ ही लिपि, शिक्षा और डिजिटल माध्यम की गंभीर चुनौतियाँ भी हैं। आगे इस सत्र का संचालन करने के लिए होमेन सिंह जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। सर, आप मैं ऋषि कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ, आप अपने 2 शब्द से। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं पिछले 40 वर्षों से हिंदी की सेवा कर रहा हूँ। पूर्वोत्तर में जो काम चल रहा है वो अब ज़्यादा स्टार्ट हुआ है, और मैं अभी पिछले महीने मिजोरम, मेघालय और असम की अभी यात्रा करके आया हूँ। मैंने देखा है कि वहाँ विकास की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है, और पहले जो स्थितियाँ थीं वो स्थितियाँ बहुत बदल चुकी हैं।
नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें ये तय किया गया है किसी भी तरीके से वहाँ जो बोली जाने वाली भाषा हैं उसी में बच्चों को आगे लाके, उसी में शोधार्थियों को तैयार करके और उसी में विकास की धारा में सबको जोड़ना शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ जितने भी विद्वान साहित्यकार उपस्थित हैं, मैं वैश्विक हिंदी परिवार और तृतीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप उत्तर पूर्व से आए हैं और उत्तर पूर्व के आप हमारे राजदूत हैं, तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से उत्तर पूर्व की संस्कृति, उत्तर पूर्व की रीति रिवाज, उनसे हम नॉर्थ वाले अपरिचित रहे, उसको आगे बढ़ाने का काम भी आप, चाहे वो दक्षिण भारत में हो चाहे पश्चिम भारत में हो, आप सब लोग करेंगे। तो मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सर को संचालन के लिए माइक सौंपता हूं। ज़ोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद ऋषि जी, सभी को प्रणाम। आज की अपना तृतीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन की दूसरे दिन की जो आरंभ में जो हमारे आज का ये सत्र है, जो सत्र का जो नाम है पूर्वोत्तर की भाषाएं, विशिष्टता और लिपि की चुनौतियाँ। तो इसी सत्र के लिए मुझे संचालक करने के लिए अनिल जोशी जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दिया है। और ये मैं मेरा पहला ऐसे एक सत्र, बड़े सत्र में मतलब संचालन करने का, वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदी में ही उसको करूँगा आज। हाँ, कोशिश करूँगा। हाँ। तो हमारे बीच में अभी अपना अल्पना जी ने सबका भी परिचय दे दिया है। तो आज के हमारे जो अध्यक्ष है अपना प्रोफेसर किरण हजारिका जी, जो अभी प्रो वाइस चांसलर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा की, और हमारे 3 वक्ता है, जो 3 मुख्य वक्ता के तौर पे हमारे रघुनाथ पांडे जी है, जो सलाहकार हिंदी पूर्वोत्तर हिंदी एकेडमी शिलोंग से, और उनके साथ साथ हमारे विभाग से ही डॉक्टर मिताली बर्मन, जो अहोमिया पढ़ाती है दिल्ली विश्वविद्यालय में, और हमारे मित्र डॉक्टर गुरुमयूम विजय कुमार शर्मा, जो मणिपुरी पढ़ाते हमारे विभाग में, यानी विभाग की हमारा जो भारतीय भाषाएं और अध्ययन साहित्यिक अध्ययन जो विभाग है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, जो उसमें 11 भाषाएं पढ़ाते हैं हमारे यहाँ पे। तो सभी को मैं पहले आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। और आज की जो विषय में आते हैं, तो आज के विषय जो है वो हमारे जो पूर्वोत्तर में जो भाषाएं हैं और उसकी जो विशिष्टता है और उसके जो लिपि की चुनौतियाँ, तो उसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाह रहा था कि जैसे अभी हमारे जो आपको जानते हैं कि जो 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस जो है, उसके अंदर हमारे पूर्वोत्तर से 3 भाषा हैं, असमिया, मणिपुरी और बोडो। तो उनके साथ साथ अनेक और विभिन्न भाषाएं भी हैं जो अब इसी जो राज्य में बोल रहे हैं, मतलब बोलते हैं। जैसे असमी में जो है कार्बी है, अपना भाषा है। फिर जैसे अभी ये खासी है अपनी मेघालय में, कोरबोरोक है जो त्रिपुरा में है, मिजो है जो मिजोरम में है, जो अभी तक शेड्यूल में नहीं आया, लेकिन उसका वहाँ पे अपनी लोग बोलते हैं और उसमें अपना कला संस्कृति सब जो है होता है। तो उनके साथ साथ मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा था कि जो मणिपुर में भी है, मणिपुर में भी क्या होता है कि जैसे मैं एक जो हमारे 12 बोर्ड है, 12 बोर्ड के एग्ज़ाम में 18 लैंग्वेजेस का वहाँ पे बच्चे लिख सकते हैं, जिसमें हिंदी है, असमिया है, बंगाली है, और जो मणिपुर में जो हमारे अनेक जो ये कम्युनिटी है, जैसे मान लो पाइटे है,
कोम है, थादो है, उनका भी वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यानी बहुत सारे हैं। और हमारे अगर हम नागालैंड की तरफ देखेंगे तो नागालैंड में भी काफ़ी सारे भाषा है, जैसे आओ है अपना, फिर लोथा है, फिर अंगामी है, काफ़ी सारे हैं। और उनके साथ साथ जैसे हम उसमें बताना भी चाहता हूँ कि जो नागामी जो वो हम बताते हैं तो एक कनेक्टिंग लैंग्वेज होती है। इसी तरह मणिपुर का भी हम देखते हैं तो मणिपुर में भी भाषा जो है मणिपुरी बोलते हैं, उसके साथ साथ अलग अलग जो अपना जो लोग हैं वो भी बोलते हैं, लेकिन साथ मिलके चलते हैं क्योंकि एक काला संस्कृत एक ही है। और हम अभी देखेंगे जैसे मणिपुरी की जो हमारे जो कभी कभी जैसे रामायण होती है, महाभारत होती है, जो वहाँ पे कथावाचक होती है, जब वो कभी कभी कथा करती है तो उसमें जो मणिपुरी, बांग्ला, संस्कृत के शब्द एक साथ मिलके वो करते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैं उदाहरण देता हूँ, विजय सर उसकी ज़्यादा जानते हैं। जैसे हम शक्ति जो पावर होती है, जो कभी कभी हनुमान जी की जब हम कथा करते हैं तो उसमें शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसमें हम बोलते हैं पांगन शक्ति। पांगन जो है वो एक मणिपुरी शब्द है, शक्ति है एक शब्द है, लेकिन वो जोड़ मिलके और लोग को समझ आता है। लोग को उसमें भाव जो है, जो भाषा का कुछ क्या होता है जो मिलता है ना, जुलता है, तो उसमें बहुत प्रभावित होती है। तो इसी तरह अनेक अनेक हमें मिलेंगे। बस खैर मैं मणिपुरी का उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन वो असमिया में भी हो गया, सब में होंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ है जो चुनौतियाँ जो है, चुनौतियाँ की अगर बारे में हम बात करते तो हमें जो लिपि जो है, लिपि में जैसे मणिपुरी का जो है उसमें बंगला भी है और हमारे मैतेई लिपि भी है और साथ में चल रही है। उसकी थोड़ा सा अभी ये है कि अभी किताब जो है वो किस लिपि में लिखेंगे वो अलग बात है, लेकिन उनके साथ साथ एक चीज़ ये है कि जो बाकी जो भाषा है उसमें लिपि जो है वो रोमन स्क्रिप्ट में लिख रही है, तो उसको भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उसमें सही होंगे या उसके लिए देवनागरी या कुछ दूसरा जो स्क्रिप्ट है वो हम कहीं ला सकते हैं कि नहीं है, ये भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ है कि जब हम पहले जब बुक प्रिंट करते थे तो अभी खासी का भी ऐसे आप अपनी रघुनाथ पंडित ज़्यादा जानते होंगे कि कैसे वहाँ पे मतलब जो उसका जोन्स नाम था ना, उसने वो कर दिया था, इंग्लिश में रोमन स्क्रिप्ट में ही लिख दिए थे। तो उसी तरह जो सिलमपुर मिशनरी प्रेस में जो बोलते हैं कि मणिपुरी का सबसे जो पहले जो किताब निकलती है वो एक बाइबल निकलती है सिलमपुर मिशनरी प्रेस से, वो उसका रोमन लिपि में ज़रूर होंगे। तो इसी तरह थोड़ा सा चेंजेस हो गया है, लेकिन अभी उसको बदल रहा है और अपनी जो काला संस्कृति, अपनी जो है ज्ञान परंपरा, क्योंकि वो ज्ञान परंपरा जो है वो हम अपनी भाषा और जो भारतीय भाषा है उसमें ही देख पाएंगे। तो ये बोल के मैंने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया है। मैं अपनी मुख्य वक्ता रघुनाथ पंडित जी को मैं निमंत्रण करता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना पहले दूसरों लोग रहा क्षमा मांगता हूँ। मैं मिताली बर्मन जी को मैं अनुरोध करता हूँ कि वो अपना वक्ता रखें। प्रथम पंक्ति में जो कुर्सियां खाली हैं शायद आप उनकी प्रतीक्षा करें, पीछे वाले आगे आ जाते तो अच्छा रहता। आगे आइए और साथ में आगे बैठे, जिनको कैमरा चलाना हो जरूर आगे बैठे। सभी को मेरा नमस्कार, सादर प्ৰণাম। সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাই प्रीति संभाषण जनाइছোঁ, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न जो उत्तर पूर्व भारत के भाषाओं के विषय में है ये सेशन, तो इसके लिए मैंने संबोधन भी आप लोगों को पहले अपनी मातृभाषा असमिया में ही किया है। सबको मेरा नमस्कार, সকলোকে मैं नमस्कार जनाइছোঁ। जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत पे अनेक भाषाएं हैं, भाषाओं की विविधताएं उधर हम देख सकते हैं। कोई सोर्स है जो सोर्स हमको मिलते हैं, सोर्स में हमको ये बताया गया है कि पूर्वोत्तर भारत में 200 से 220 भाषाएं बोली जाती है
और क्योंकि हमारे पूर्वोत्तर भारत में क्या होते हैं, बहुत सारे जातियाँ हैं, बहुत सारे समुदाय हैं, जनगोष्ठियाँ हैं। तो हर एक समुदाय, हर एक जनगोष्ठी अपने अपने भाषाओं को लेके आगे बढ़ती है। और हर एक जो अपनी भाषा, अब एक एक समुदाय में एक जो भाषा बोली जाती है, उसी भाषा में वही लोग अपना संस्कृति को भी लेके आगे बढ़ती है। और जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी सारे प्रमुख भाषा परिवार के भाषाएं बोली जाती है। उनमें से है इंडो आर्यन जो भाषा परिवार है, उनकी भाषा बोली जाती है। फिर तिब्बतो बर्मन ग्रुप से भी भाषा बोली जाती है और ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से भी कुछ कुछ भाषा बोली जाती है। जैसे इंडो आर्यन बोलते हैं तो उसमें प्रमुख रूप से आती है असमिया भाषा और असम या फिर पूर्वोत्तर भारत में कुछ कुछ इलाकों में बांग्ला भाषा का भी प्रचलन है। जैसे त्रिपुरा में भी बांग्ला भाषा का प्रचलन है और फिर असम के जो बराक वैली है, बराक वैली में भी बांग्ला भाषा की प्रचलन है। और जो तिब्बतो बर्मन ग्रुप के लैंग्वेजेस है, तिब्बतो बर्मन ग्रुप के जो भाषाएं हैं, उनकी प्रचलन जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व में ज़्यादा तौर पे हम देखते हैं। जैसे तिब्बतो बर्मन ग्रुप में से जैसे बोरो हो गया, बोरो, मिज़ो, गारो, अंगामी, लोथा, निसी आदि, कार्बी, राभा, मिसिंग, दिमासा, मैतेई, ये सब भाषा जो है ये सब तिब्बतो बर्मन ग्रुप से आती है। और उसके अलावा जो खासी है, जयंतिया है, ये भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आती है। हालांकि उत्तर पूर्व भारत में कई भाषाएं मौजूद है, फिर भी हम देख सकते हैं कि असम में दो स्टेट लैंग्वेज है, असमिया और बोरो। ये दोनों लैंग्वेजेस, दोनों भाषाएं भारत के संविधान के अष्टम सूची में अंतर्भुक्त है। और उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में से जो मणिपुर स्टेट है, मणिपुर राज्य का जो स्टेट लैंग्वेज है मणिपुरी भाषा, वो भी भारत के संविधान के अष्टम सूची में अंतर्भुक्त है। और साथ में नॉर्थ ईस्ट में बोली जाने वाली नेपाली भाषा भी कई जगह में नेपाली भी चलते हैं, और जैसे मैंने बोला कि बांग्ला भी चलते हैं। तो ये दोनों भाषाएं भी भारत के अष्टम सूची में, संविधान के अष्टम सूची में अंतर्गत है। यहाँ ये तो बात है कि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन भाषाएं जो है वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। भाषा हमेशा, ये एक रिपोर्ट में आता था कि हर 2 हफ्ते में एक भाषा का डेथ हो जाती है, एक भाषा की मृत्यु हो जाती है। तो एक भाषा की मृत्यु होने की अर्थ यही होता है कि वही भाषा के साथ, उसी भाषा के साथ जुड़े हुए जो कला है, संस्कृति है, सभी वो भाषा अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो इसके लिए हम जैसे एक भाषा का मृत्यु के कारण के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जैसे अभी बहुत सारे लोग शहर केंद्रिक हो गए हैं, शहरमुखी हो गए हैं। तो शहर में जो भाषा चलती है, प्रमुख रूप से जो भाषा चलती है, उसी भाषा के प्रति लोग आकर्षित रहते हैं। और साथ में जो प्रमुख भाषा है, प्रमुख भाषा में नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके लिए लोग प्रमुख भाषा में शिक्षा लेने के लिए ज़्यादा आग्रही रहते हैं, या फिर बाहर आके, अपने गांव से बाहर आके शहर में आके बस जाने के लिए कोशिश में रहते हैं। और इसी साथ में क्या होते हैं, जो एकदम छोटे छोटे समुदाय में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में ज़्यादा कभी क्या होता है, जो प्रशिक्षित शिक्षक भी कम होते जा रहे हैं। और साथ में जो पढ़ने लिखने की सामग्री, साधन, जैसे कोई जो कम बोली जाने वाली भाषाओं में जैसे बेसिक नॉलेज के किताब, एकदम बेसिक किताब, वो भी नहीं कभी प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकती है कि एक भाषा की मृत्यु हो सकती है। और उसके साथ साथ यही सब कारण के वजह से क्या होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाती है। और यही भाषाएं अपने स्थानीय रीति रिवाज, इतिहास और पारंपरिक ज्ञान को अपने साथ रखती है। और इसीलिए
ये उनके ख़त्म होने का मतलब है एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को खो देना। हम खो देते हैं। जो पूर्वोत्तर भारत भाषाओं को पूर्वोत्तर भारत में जो भाषाएं हैं, भाषाओं को समृद्ध बनाने के लिए सामूहिक भागीदारी, खासकर युवाओं, इधर जो जितने सारे युवा बैठे हैं, आप लोगों की योगदान बहुत महत्व रखते हैं इसमें, और युवाओं की भागीदारी बहुत महत्व रखते हैं। साथ में टेक्नोलॉजी को भी हमको नज़र में रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के दिशा में हमको कौन से कैसे हमको आगे बढ़नी है, कैसे हम कौन सा हम टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे हम उठा सकते हैं, इसके ऊपर भी हमको नज़र रखना होगा। जैसे साथ में जो सरकारी पहल तो हम देख ही रहे हैं, कितने सारे हमको सुविधाएं मिल रही है, कितना सारा अच्छा कुछ हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए। और जो इसमें जो डिजिटल है या फिर टेक्नोलॉजी का इसमें हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, मैं स्वयं की एक अभिज्ञता मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। जैसे आज से काफ़ी साल पहले, जैसे 2010-11 की बात है, उस टाइम को जो असमिया भाषा थी, असमिया भाषा हम कंप्यूटर में टाइप नहीं कर सकते थे। सभी लोग क्या करते थे, प्रेस में जाते थे, प्रेस में जाके डीटीपी ऑपरेटर के पास जाके डीटीपी में टाइप करते थे, लेकिन हमारे पास यूनिकोड का फॉन्ट नहीं था। तो उसी समय को लेकिन हिंदी भाषा में इतना डेवलपमेंट हुआ था, तभी भी हिंदी भाषा टाइपिंग टूल में अवेलेबल थे, हिंदी भाषा की उपलब्धता तभी भी थे, लेकिन असमिया भाषा का तभी हम इतना नहीं देख पा रहे थे। कभी भी हम घर से जो लोग बाहर रहते थे, हमको कभी क्या होता था कि असमिया भाषा में लिखे हुए कुछ हमको पढ़ने को मिले, कुछ सुनने को मिले, हम बहुत तरसते थे। और तभी क्या होता था, 2010-11 में इंटरनेट का अवेलेबिलिटी भी आज के जैसा इतना नहीं था। तो उस समय को क्या होता था, तो हमने देखा कि फेसबुक शुरू हुआ ही था, हमने बस फेसबुक तभी से करना शुरू किया था। तो उसी समय को हमने देखा कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, हमारे दोस्तों ने अपना जो नाम है फेसबुक अकाउंट में, अपना नाम अपने असमिया मातृभाषा में लिखा है। हमारे दोस्तों ने असमिया में लिखा था, और जो उसमें जो प्रोफाइल फ़ोटो लगाते हैं, प्रोफाइल फ़ोटो में भी अपना नाम असमिया में लिख के फ़ोटो करके उसको लगाया था। तो एक को देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, ऐसे देख के ना मुझे भी लालसा आ गया कि भाई तुम लोग कैसे लिख रहे हो, मुझे भी सिखाओ, तुम लोगों को कैसे पता चला कैसे लिख सकते हैं। फिर उन लोगों ने हमको सिखाया कि ऐसे करना है, ये टूल है। तो फिर ऐसे करते, फिर मैंने भी लगाया, मुझे देख के और 10 लोगों ने मुझे पूछा, उन लोगों को भी मैंने प्रोत्साहन दिया अपने भाषा में लिखने के लिए। अपनी भाषा में नाम लिखो। नाम लिखने का मतलब क्या हो गया, उसके बाद जब हमारे पास ये टाइपिंग टूल अवेलेबल हो गया, टाइपिंग टूल अवेलेबल होने के बाद हम अपने मन की भावना जो है, हम मन में जो सोचते हैं, वो सब हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तो इसी से उसी वक्त से तो हमारा जो ग्रुप था, हमारा ग्रुप में से ही कई सारे लोगों ने टाइपिंग टूल्स का डेवलपमेंट किया है, और फिर ये जो फॉन्ट है, फॉन्ट का डेवलपमेंट किया है। और उसी मूवमेंट के वो हम बोलते हैं यूनिकोड मूवमेंट, हम अपने आपस में ही वो उसको बोलते हैं कि यूनिकोड मूवमेंट। तो हमारे जो ग्रुप था, हमारे ग्रुप ने जैसे यूनिकोड मूवमेंट किया था, और उसी का नतीजा है कि आज असमिया भाषा में सब लोग मोबाइल में हो, लैपटॉप में हो, घर में बैठ के टाइप कर सकते हैं। या कि ऐसा भी हुआ है काफ़ी टाइम कि वो लोग कोई लोग हमारे ऊपर नाराज़ हो गए, हमारे ऊपर गुस्सा हो गए, वो अपने गुस्सा निकालने के लिए असमिया में टाइप कर रहे हैं, लेकिन वो भी हमने ही जो सिखाया था वही टूल यूज़ करके अभी हमारे ऊपर उनका नाराज़गी जता रहे हैं। तो ये एक जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में कैसे बदल सकते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग हम भाषा के लिए हम कैसे कर सकते हैं, ये एक उदाहरण बन सकता है। जो भाषा जो है, भाषा मौखिक इतना खूबसूरत है, भाषा इतनी खूबसूरत है कि वो तो मौखिक रूप से भी बहती नदी के जैसा बह सकते हैं, बहती ही रहते हैं। लेकिन लेकिन क्या होता है, जो भाषा को स्थायी रूप देती है लिपि,
तो जैसे असमिया भाषा हम ब्राह्मी लिपि में लिखते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि बांग्ला और असमिया भाषा सेम है, क्योंकि देखने में दोनों भाषाएं हम सेम अल्फ़ाबेटिकली दोनों भाषाएं देखने में सेम लगता है, तो इसके लिए सब लोग सोचते हैं कि दोनों भाषाएं सेम है, लेकिन दोनों भाषा अलग अलग है। दोनों भाषा की अलग ग्रामर है, अलग व्याकरण है, शब्द संभार जो है, वो लेक्सिकोग्राफी, वो सब अलग है। तो इसके लिए जो यूनिकोड है, यूनिकोड में अभी भी असमिया भाषा को एक सेपरेट स्थान नहीं मिला है, एक अलग से स्थान नहीं मिला है असमिया लिपि को। वो भी शायद मिल जाएंगे एक दिन, अभी भी उसके लिए भी हम सब काम कर रहे हैं और सरकार भी शायद से काम कर रहे होंगे अपने साइड से। तो इसमें ना जो अभी जैसे होमेन जी ने बताया है कि जो बहुत सारे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे भाषाओं में से कोई भाषाएं जो है रोमन स्क्रिप्ट, अभी भी रोमन स्क्रिप्ट में वो लिखते हैं, अपने मन की जो भी बात है वो बताने के लिए रोमन स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, व्यवहार करते हैं। लेकिन रोमन लिपि व्यवहार करने से अच्छा तो यही रहेगा कि भारत के कोई भी लिपि अपनाए, जो नज़दीकी लिपि है उसी वही अपनाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरे तरफ से मेरा यही मानना है। और जो भाषा के विकास के लिए जो अनुवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर हम दूसरे भाषाओं में जितने सारे नॉलेज या डॉक्यूमेंट, तथ्य, जो जितने सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध है, वही सब जो अगर हम अपने भाषा में अनुवाद करेंगे तो हमारे जो भाषा बोलने वाले लोग हैं उन लोगों का ज्ञानवर्धन होगा। तो इसके लिए इसमें ट्रांसलेशन का भी एक रोल रहेगा। और भाषा सीखने में म्यूज़िक का, संगीत का भी एक बहुत बड़ा भूमिका होती है। संगीत जैसे हमने अपने बचपन सब लोग याद कर सकते हैं कि हम अपने बचपन में माँ की लोरी सुन के ही बड़े हुए हैं। तो हम जब हमको कुछ एक शब्द का अर्थ भी नहीं पता था, तभी हमने लोरी सुन के ही हम बड़े हुए हैं। तभी भी हमने लोरी सुना और तभी भी हमने उसमें कुछ ना कुछ तो हमको मिला है, कुछ ना कुछ तो हमको अच्छा लगा है। तो इसमें भाषा में ना जो भाषा सीखने में इसके लिए संगीत का भी एक बहुत बड़ा भूमिका रहती है। जो आज की युवा पीढ़ी नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत आग्रह रखती है। उनको भाषा के प्रति आकर्षण करने के लिए बस हमको कुछ साधन की ज़रूरत होती है और उनको रास्ता दिखाने की ज़रूरत होती है कि तुम लोग ऐसे चलो, तुम लोग भाषा सीख सकते हो। अभी जैसे NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत के अष्टम सूची में जो भाषाएं हैं उन सब भाषाओं में एक कोर्स करने के लिए, अंडर ग्रेजुएट लेवल में एक कोर्स करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में बताया गया और दिल्ली विश्वविद्यालय NEP को फॉलो करते हैं और उसी में मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मैं भी उसी में काम कर रही हूँ, उसी में मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ। एक कार्यक्रम है जो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में अभी हमारे विभाग में से 18 भाषाओं में हम शिक्षा दे रहे हैं, पाठदान कर रहे हैं। और उनमें हम देख रहे हैं जो पहली साल से दूसरी साल में स्टूडेंट्स का संख्या बढ़ गया है, दूसरी साल में तीसरी साल में संख्या बढ़ गया है। अभी चौथी साल चल रहा है NEP का। चौथी साल में अभी तक भी हमको आशा है कि अगले 6 महीने में भी हमारा और भी ज़्यादा बढ़ेगा। पिछले 3 साल से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का संख्या हो जाएगी हमारे पास। तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि जो भाषाएं हैं, भाषाएं कब ख़त्म हो जाते हैं, जब वो बोलने वाले लोगों का संख्या कम हो जाती है, बोलने वाले लोग नहीं होते हैं। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है, अभी के परिस्थिति में शिक्षा की तरफ से अगर हम बोलना चाहेंगे तो शिक्षा की तरफ से जैसे हम एक भाषा के अलावा और कोई 2-3 भाषा अगर हम सीखेंगे, हम ऐसा एक माहौल बनाएंगे कि हमको उस नई भाषा सीखनी पड़ेगी और नई भाषा में हमको अपने जो मन के भाव को हम व्यक्त करना ही होगा। हम अगर ऐसे परिस्थिति क्रिएट कर सकते हैं तो तभी भाषाएं कभी ख़त्म नहीं होंगे। और हम ऐसे ही टेक्नोलॉजी को भी हम हमारे साथ रखेंगे और युवा पीढ़ी को भी प्रोत्साहन करेंगे, तो तभी भाषाओं को फलने फूलने से कोई भी नहीं रोक सकते हैं। और यही नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूर्व भारत के भाषाओं के मामले में भी मेरी यही कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद मिताली जी, आपने बहुत अच्छे
तरीके से अपने वाणी रख दी। तो मैं अगले वक्ता डॉक्टर गुरुमयूर विजय कुमार शर्मा जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना वक्ता रखें। पुम्नमकपु खुरुमजरी अर्थ है हिंदी में सबको प्रणाम। And also I would like to thanks with the permission of our Adhyaksha Professor Kiran Hazarika, Pro BC, Punjab Central University. I would like to thanks the organizer for giving me this permission, for giving me this opportunity. मेरा टॉपिक है मणिपुरी भाषा विशिष्टता एवं लिपि की चुनौतियाँ। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं थोड़ा जल्दी में क्या ख़त्म होने के लिए कोशिश भी करूँगा। भाषा मानव विकास का एक उत्पाद है। यह मानव के वक अंगों और दिमाग के पूर्ण विकास के साथ विकसित होती है और समाज द्वारा आकार ग्रहण करती है। भाषा स्थिर नहीं होती बल्कि गतिशील होती है। अन्य भाषाओं के संपर्क और पारंपरिक प्रभाव के कारण समय के साथ इसमें परिवर्तन आता रहता है। मणिपुरी भाषा भी इसका उपवाद नहीं है। मणिपुरी भाषा सिनो तिब्बतान भाषा परिवार की तिब्बतो बर्मन उपशाखा के संबंधित है और स्थानीय रूप से इसे मीतेइलोन कहा जाता है। मणिपुरी टोन लैंग्वेज भी है। हाल के शोध से पता चलता है कि तिब्बतो बर्मन भाषाओं का विकास ईसाई युग के प्रारंभिक काल में शुरू हुआ और लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी तक वे पूर्ण रूप से विकसित हो गई। मणिपुर का प्रारंभिक निवासी पोइरई नई तिब्बतो समूह से संबंधित थे। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में यह गर्व की बात है कि मणिपुरी की अपनी भाषा और अपनी लिपि है। एक कहावत है लो न ईमानी मयक न इपानी, जिसका अर्थ है कि भाषा माँ की तरह और लिपि पिता की तरह मणिपुरी समाज का पालन पोषण करती है। मणिपुरी की अपनी मौलिक महाकाव्य परंपरा भी है। प्रारंभिक काल में मीतेई मयक का उपयोग अभिलेखों, राजवंशीय इतिहास और साहित्य ग्रंथों को लिखने के लिए किया जाता था। यह भारतीय लेखन प्रणालियों के सामान्य स्वरूप का अनुसरण करती है, जिसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं तथा वक्र रेखाएं होती है और इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है। 18वीं शताब्दी से पहले ही मणिपुरी एक साहित्य भाषा के रूप में विकसित हो चुकी थी। हालांकि 18वीं शताब्दी में बंगाली असमिया लिपि के प्रचलन के साथ मीतेई मयक का उपयोग कम होता गया। इसके कारणों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार, गैर स्थानीय शिक्षकों के लिए सुविधा, मुद्रण तकनीक का प्रभाव और मीतेई मयक के लिए मुद्रण सुविधाओं का अभाव शामिल था। परिणाम स्वरूप लंबे समय का पाठ्य पुस्तकों, पत्रिकाओं और प्रकाशनों में बंगाली असमिया लिपि ने पूरी तरह से मीतेई मयक का स्थान ले लिया। तिब्बतो बर्मन भाषाएं मुख्य रूप से पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में बोली जाती है। भारत में तिब्बतो बर्मन भाषाओं के बोलने वालों की सबसे अधिक संख्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। मणिपुरी इसे समूह की प्रमुख भाषाओं में से एक है। यह अंगामी, आओ, गालो जैसी अन्य तिब्बतो बर्मन भाषाओं के साथ सह अस्तित्व में है। भौगोलिक दृष्टि से मणिपुरी तिब्बतो बर्मन और गैर तिब्बतो बर्मन दोनों प्रकार की भाषाओं से घिरी हुई है। इसके पश्चिम और उत्तर पश्चिम में असमिया, इंडो आर्या, उत्तर में नगा भाषाएं, पूर्व और दक्षिण में बर्मी तथा दक्षिण पश्चिम में मिजो भाषा स्थित है। इस बहुभाषी परिवेश ने मणिपुरी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मणिपुरी भाषा, जिसे मीतेइलोन भी कहा जाता है, मणिपुरी की प्रमुख भाषा है और मणिपुरी लोगों की सांस्कृतिक पहचान में इसका केंद्रीय स्थान है। इसकी उत्पत्ति और विकास को भाषा वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टिकोण से समझ जा सकता है। मणिपुरी को 1992 में भारतीय संविधान के 8वीं
अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे इससे भारत की राष्ट्रीय भाषाओं में से एक के रूप में आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई। आज यह मणिपुरी की राजभाषा है और शिक्षा, प्रशासन, मीडिया तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है। मणिपुरी में उच्च स्तर की भाषा योजना और कार्यक्रम विकास देखा जाता है, जो निम्नलिखित क्षेत्रों में स्पष्ट है। लिंगुआ फ्रैंका मणिपुर के पहाड़ी और मैदानी दोनों समुदायों में बीच संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। हिल एरिया एक्ट 1956 की धारा 56 के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम प्राधिकरण की कार्यवाही मणिपुरी में रखी जाती है। और मेरा पेपर में राज्य और कूटनीति भाषा, न्यायिक प्रयोग, मीडिया और प्रसारण सभी में उसका इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन मैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। मणिपुरी का उपयोग विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षण माध्यम में रूप में किया जाता है। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय असम में BA स्तर तक मणिपुरी शिक्षण माध्यम के रूप में मान्य है। असम यूनिवर्सिटी में भी डिपार्टमेंट है, MA PhD कर सकता है। 8 कॉलेजेस से ऊपर BA मणिपुरी पढ़ सकता है। मणिपुर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने HSLC परीक्षा के लिए मणिपुरी को मान्यता दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा एवं साहित्य अध्ययन विभाग में मणिपुरी को DSE, AEC, GE, MA, ओपन इलेक्टिव, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा कोर्स तथा PhD शोध के लिए उपलब्ध कराया गया है। मणिपुरी विश्वविद्यालय में मणिपुरी में BA, MA, MPhil और PhD कार्यक्रम संचालित है। और मैं लास्ट पार्ट हमारा चुनौतियाँ के बारे में थोड़ा कहेंगे। उसके साहित्य के बारे में भी लिखा है उसमें, लेकिन मैं डायरेक्ट चुनौतियाँ में आ रहा हूँ। अपने समृद्ध इतिहास, संवैधानिक मान्यता और साहित्यिक परंपरा के बावजूद मणिपुरी भाषा समकालीन काल में कई भाषाएं शैक्षिक, तकनीकी और सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। स्क्रिप्ट रिलेटेड चैलेंजेस प्रमुख चुनौतियों में से एक है 2 लिपियों मितई मयेक और बंगाली लिपि का सह अस्तित्व। यद्यपि मितई मयेक का आधिकारिक रूप से पुनर्जीवित कर विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, फिर भी बड़ी मात्रा के प्राचीन साहित्य, दस्तावेज और प्रकाशन बंगाली लिपि में ही है। इससे पाठों के निरंतरता, डिजिटलीकरण और अंतर पीढ़ीगत प्रशासन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। वर्तनी में एकरूपता की कमी भी शिक्षार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए समस्याएं पैदा करती है। एजुकेशनल चैलेंजेस मानकीकृत पाठ्य पुस्तकों, संदर्भ सामग्री और परीक्षित शिक्षकों की उपलब्धता मणिपुरी में अभी भी सीमित है, विशेषकर उच्च शिक्षा स्तर पर। यद्यपि मणिपुरी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में शिक्षा का माध्यम अक्सर अंग्रेजी में बदल जाता है, जिससे उन्नत ज्ञान क्षेत्रों में मणिपुरी का व्यावहारिक उपयोग कम हो जाती है। इसमें चुनौतियाँ में इन्फ्लुएंस ऑफ डोमिनेंट लैंग्वेजेस, लिमिटेड यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्नोलॉजी, डिक्लाइन इन ओरल ट्रेडिशंस, स्टैंडर्डाइजेशन इशूज़, need of research and documentation, regional and diaspora challenges, restriction on the use of Manipuri in English medium school। इसको थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि सर ने भी बोला है उसमें मणिपुर में क्या कठिन हो रहा है। मिशनरी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में छात्रों को मणिपुरी कक्षा के समय को छोड़कर स्कूल परिसर में मणिपुरी बोलने की अनुमति नहीं है। अधिकांश प्रतिष्ठित स्कूल जिन्हें माता पिता भी पसंद करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, इस प्रथा का पालन करते हैं। पूरा NEP की मातृभाषा से शुरुआत करके सीखने का कह रहे हैं NEP में, लेकिन उसके उल्टा मणिपुर में ही हो रहा है। और लैक ऑफ लैंग्वेज सपोर्ट इन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, ये भी है। वर्तमान में NTA, CUT, UG सैनिक इंट्रांस एग्ज़ाम, नवोदय इंट्रांस एग्ज़ाम परीक्षा आयोजित करता है, लेकिन कुछ अन्य भाषाओं के विपरीत उम्मीदवारों को अपनी मातृभाषा में परीक्षा
देने का विकल्प नहीं मिलता है। इसी प्रकार यूपीएससी परीक्षाओं में नए उम्मीदवारों को मितई में लिपि में प्रश्न पत्र प्राप्त करने का विकल्प नहीं मिलता है। कंक्लूजन में आ रहा हूँ, शिक्षा प्रशासन और प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके चुनौतियां का सामना करने के बावजूद मणिपुरी भाषा भारत के हिमालयी क्षेत्र की तिब्बतो बर्मी भाषाओं में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तिब्बतो बर्मी भाषा परिवार के विभिन्न समूहों और उपसमूहों में यह एकमात्र ऐसी भाषा है जो उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले तिब्बतो बर्मी समुदायों के बीच भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रसार और पोषण के लिए एक सशक्त और प्रभावी माध्यम के रूप में विकसित हुई है। महाभारत, रामायण, ऋग्वेद के अंश, भगवत पुराण, भगवत गीता, भास की और कालिदास के नाटक, बनभट्ट की कादम्बरी, मनुस्मृति और गीत गोविंदा, तिरुकुलम जैसे कई प्रमुख भारतीय साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथों का मणिपुरी में अनुवाद किया गया है। इन अनुवादों के माध्यम से मणिपुरी ने इस क्षेत्र को सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से देश को शेष भाग से जोड़ने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमार शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपना वक्त रख दिया। तो मैं अगले वक्ता के लिए हमारे बीच में उपस्थित ये विनोद जी को मैं अनुरोध करता हूँ और उसके थोड़ा सा एक परिचय देता हूँ और ऋषि जी स्वागत भी, हाँ स्वागत के लिए मैं पहले ऋषि जी से अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। छोटा सा परिचय में, क्योंकि बहुत लंबे परिचय है, लेकिन मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि एक विनोद जी है, हमारा मूलतः केरला से है और आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट केरला से अपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है एक लंबे समय पढ़ने के बाद, और अभी आप हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ शिक्षा संस्कृति उद्यान न्यास का, अभी नई दिल्ली में आपका क्षेत्र है, और आप लेखक भी हैं और आप अपने ज़्यादा इंग्लिश, मलयालम और हिंदी के भी आपने बहुत काम किया है। तो आपको मैं निमंत्रण करता हूँ कि आपके वाणी रखिए। सभी को सुप्रभात। पूर्वोत्तर क्षेत्र के इस सत्र में ऐसे तो विनोद मिश्रा जी रहने वाला था। कल रात्रि एक संदेश आया अपने आयोजकों के माध्यम से, आप इस सत्र में रहना है। मैंने जवाब दिया ये विनोद मिश्रा जी है, मैं नहीं है। सुबह अनिल जी का फ़ोन आया 8:30 बजे को, ने आप ही आना है। इसलिए मैं बहुत आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत समय से उसकी मन में, वहाँ की लोगों के मन में और रेस्टों के भारतीयों के मन में वो पूर्वोत्तर मतलब भारत के भीतर है, बाहर है, ऐसा एक मानसिक उल्पन किया था। लेकिन अभी मेरा विद्यार्थी जीवन के परिचय है, उस समय 50 से शुरू किया है स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग, सील बोलता है। जैसे वो विद्यार्थी परिषद ने वो शुरू किया है, पूरे भारत के विद्यार्थी नॉर्थ ईस्ट में जाता है, वहाँ कुछ समय रहेंगे और वहाँ से लोग विद्यार्थी बाकी भारत में, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में आकर अपना एकात्मता का अनुभव करते रहते थे। अभी आसामी और मणिपुरी भाषाओं के आज की स्थिति
उसके उज्जवल परंपरा और आज की चुनौतियों के बारे में मैंने सुना है। ये केवल पूर्वोत्तर भाषाओं की स्थिति नहीं है, भारत के या विश्व के भी सभी भाषाओं का एक स्थिति है। इसमें विशेष रूप से भारत के सभी भाषाओं को इतना एक उज्जवल परंपरा है, साहित्य का, लोक कला का और उसी प्रकार का लोक साहित्य का। लिपि हमारे लिए इतना बड़ा विषय नहीं था। लिपि टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रिंटिंग, राइटिंग वो सब टेक्नोलॉजी है। लेकिन हमारा परंपरा मौखिक है, वेद काल से ज़्यादा मौखिक परंपरा है, कला का परंपरा है। और पीढ़ी से पीढ़ी अपने साहित्य के माध्यम से, अपना काव्य परंपरा के माध्यम से, कलाओं के माध्यम से अपने जीवन दर्शन उसमें से आज तक एक नैरंतर से अभी तक आया है। ये सभी भाषाओं का है। लेकिन पिछले 2 सदियों में जैसे भारत के भाषा विविधता या मध्य पद संप्रदायों को, ये विविधता को वैरुध्य वो विभिन्न मानकर इसके बीच में एकात्मता का क्या भारत का सोचिए, विविधता प्रकृति का सहजता है। एक ही परिवार में अलग अलग प्रकार का व्यक्ति होता है, लेकिन हम प्रकृति को देखता है, उसका एकात्मता समानता क्या है। 2 व्यक्ति है तो 2 व्यक्तियों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, 2 व्यक्ति तो डिफरेंस है, लेकिन भारतीय सोच है उसमें उसके बीच में क्या समानता है, क्या एकात्मता है। समानता और एकात्मता भी कुछ भिन्न है। समानता बाह्य प्रकृति में होता है और एकात्मता आंतरिक है। इसलिए भारतीय भाषा, भारत में अनेक भाषा है, बोली कहा जाता है आज के दिन में, डायलेक्ट्स। लेकिन ये सभी भाषा भारत का मूल दर्शन का आविष्कार का माध्यम है, संवाद का माध्यम है। उसी प्रकार सभी भाषाओं के एक सूत्र में हमने एक बनाया है, वो दक्षिण का हो या उत्तर का हो, पश्चिम, मध्य, पूर्वोत्तर, वो सभी का है। लिपि अलग अलग होता है, लेकिन हमारा इसमें आप कुछ समानता देख सकते हो। वर्णमाला, स्वरमाला होता है ना, उसमें लिखने का प्रक्रिया कुछ अंदर जाए तो डिफरेंस होता है। इसलिए आज के चुनौतियों में हम 2 विषय को एड्रेस करना है। उन्होंने वो कहा है क्योंकि समाज जीवन का प्रमुख स्थानों से भारतीय भाषाओं को बाहर रखा है। शिक्षा हो, बाद में शासन प्रशासन हो, जैसे उच्च शिक्षा और शोध, इसके बीच में होता है प्रतियोगी परीक्षा या प्रवेश परीक्षा, विधिया और न्याय के क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र। इस प्रकार सभी जीवन व्यवहार के सभी क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं को बाहर रखने का एक षड्यंत्र है। ये ब्रिटिशों को ऐसे उसका कारण वो है, ऐसा बोलना भी ठीक नहीं। उसके बाद ही इस प्रक्रिया को ज़्यादा बल मिला है। ये हमारा कारण है, स्वतंत्र के बाद है। इसलिए हम उसका उत्तर भी हमारा ओर से ही देखना पड़ेगा। पहले हम अपने भाषाओं में गर्व होना चाहिए। ये केवल एक वैचारिक नहीं है, इमोशनल नहीं है, साइंटिफिक होना चाहिए।
विद्यार्थियों का, बच्चों का शिक्षा में मातृभाषा का महत्व वो बहुत साइंटिफिक है। इसमें हम भी एक्सपेरिमेंट करना है। 2 प्रकार का है। एक तो अभिभावक के रूप में हम कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देने के लिए, उसी प्रकार का विद्यालयों में भेजने के लिए। जैसे हम शिक्षा से जुड़े व्यक्ति है तो शिक्षा संस्थान चलाना वाला है या शिक्षक है, तो उसमें गुणवत्ता शिक्षा देने का व्यवस्था करना है, उसमें हमारा रोल महत्वपूर्ण है। दूसरा, अभी उन्होंने उल्लेख किया है शिक्षा निधि आने के बाद, शिक्षा निधि में लिखा है, प्रावधान दिया है उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा, सभी भारतीय भाषाओं की अनुमति है। अभी तक अनुमति नहीं दे। उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के बिना कोई भारतीय भाषाओं को अनुमति नहीं है। ACT प्रोफेशनल कोर्सों में कोई भारतीय भाषाओं में शिक्षा लेने का अनुमति नहीं था 2 साल पहले तक। मराठा का एक विद्यार्थी ने 7 साल कोर्ट में लड़ाई वो मराठी भाषा में अपने बीटेक करने के लिए। उसके बाद ACT ने कुछ उसमें किया है। अभी देखो ACT स्वयं सभी अनुसूचित भाषाओं में, मणिपुरी सहित मुझे ऐसा लगता है, टेक्स्ट बुक का निर्माण किया है। पूरे उच्च शिक्षा में एक बड़ा अभियान वो चल रहा, शुरू किया है भारतीय भाषा समिति का माध्यम से। पूरे उच्च शिक्षा का पाठ्यपुस्तक अपनी भाषाओं में, पहले अनुसूचित भाषाओं में, बाद में अपने अन्य भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, अच्छा टेक्स्ट बुक, गुणवत्ता वाला। तीसरा है उच्च शिक्षा और शोध के लिए और प्रतियोगी परीक्षा NTA के बारे में कहा है, वहाँ अनुमति दिया है, व्यवस्था बनाया है। व्यवस्था से सरकारी निर्णय से काम नहीं चलेंगे, समाज को तैयार करना है। मातृभाषा में शिक्षा लेना वो साइंटिफिक है, बच्चों के लिए अच्छा है, ये सबको पता है, लेख लिख सकता है। क्या समाज को हम तैयार किया? क्या सिविल सर्विस के लिए तैयार करता है? क्या हम अपनी भाषा में लिखने के लिए अपने बच्चों को तैयारी करता है क्या? न तो यहाँ भी नौजवान लोग हैं, युवा है, क्या वो रेडी है क्या? जैसे 7 साल एक विद्यार्थी लड़ाई लड़ा, क्या उसी प्रकार हम भी करना पड़ेगा? शिक्षा संस्कृति उद्यान्यास ने किया है, क्योंकि कब इंग्लिश को अनिवार्य किया है सिविल सर्विस परीक्षा में, उसका विरोध इतना बड़ा लड़ाई लड़ना पड़ा कोर्ट में और रोड में, उसके बाद वो हटा दिया है। इस प्रकार समाज को जागृत करने के लिए वो पूर्वोत्तर या दक्षिण या पश्चिम उसी प्रकार का नहीं, सभी भाषा लोग भारतीय भाषाओं को एक मंच पे लाने का प्रयास करना है। इसलिए शिक्षा संस्कृति उद्यान्यास ने 10 साल पहले 2015 को दिल्ली में भारतीय भाषा मंच का गठन किया है। उसी माध्यम से अभी प्रमुख रूप से शिक्षा, उच्च शिक्षा, शोध, व्यवसाय शिक्षा मिलकर उसमें भारतीय भाषा के लिए सतत प्रयास चल रहा है, पाठ्यक्रम निर्माण में इसी प्रकार का। दूसरा है वित्तीय क्षेत्र, रोजगार के क्षेत्र है, वहाँ प्राइवेट भी है, सरकार भी है, वहाँ भी इसका व्यवस्था करना है। शिक्षा लिया है, इंजीनियरिंग लिया है मराठी में या आसामी में, क्या हमारे उद्योगपति, उद्योग लोग, उद्योग के सिस्टम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है अभी तक।
हम सभी भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए तैयारी करता है। क्या भारतीय कंपनियों को शक्त बल देने के लिए अपनी भाषाओं का लोगों को उसमें स्वीकार देना है। ये दूसरा है। तीसरा है शासन प्रशासन में जिला स्तर से लेकर उच्च स्तर कर सभी भारतीय भाषाओं को स्वीकार मिलना है। केवल आईएएस कैडर लोग कौन मणिपुर में जाता है या केरल में बेचता है उसी को कुछ न कुछ वो नहीं है, सभी का वो चाहिए। इसी प्रकार कुछ अच्छा योजना बनना है। इसमें मेरे मन में 3 समाज में है, उसको हम अपने अपने क्षेत्र में उसका प्रयोग करना है। एक तो अपने घरों में अपने परिवारों में अपनी भाषाओं के प्रयोग, उसमें से नई पीढ़ियों के मन में अपनी भाषा के प्रति प्रेम और गौरव को उत्पन्न करना है। दूसरा है कहाँ भारतीय भाषाओं के एकात्मता का अनुभव करने के लिए जैसे भारतीय भाषा दिवस का घोषणा की है, इसमें भारतीय भाषाओं का एकात्मता पर चर्चा करना है, वो अनुभव करना है। हम कोई अपनी भाषा के अलावा 1 या 2 अन्य भारतीय भाषा को सीखने का भी प्रयास करना है। और एक ही पॉइंट है, इसमें अहिंदी क्षेत्रों में पूर्वोत्तर या दक्षिण जैसे वहाँ हिंदी दिवस के हिंदी पकौड़े के समय एक संपर्क भाषा के रूप में पूरे भारत में हिंदी का थोड़ा अध्ययन के लिए हम प्रयास करना है। कब महात्मा गांधी ने भारत में आकर ये अपने राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया है, उन्होंने 3 विषय पर उसका ज़्यादा श्रद्धा था। एक तो भाषा, सभी लोगों को एक सूत्र में बांधना है, इसके लिए उन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया है। दूसरा है हमारा आर्थिक स्वावलंबन के लिए खादी का। तीसरा है समाज में समन्वय का भाव उत्पन्न करने के लिए हरिजन उद्धारण। ये अभी भी बहुत प्रासंगिक है। हम सब भाषा विषय लेकर वो परंपरा को बल देना है। इतना मेरा 2-3 शब्द है, वो आपके सम्मुख रखकर मेरा वाणी का विराम करते। सबको धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद विनोद जी। समय के कम होने के कारण आप वो नहीं कर पाया, तो हमारे मैं अभी अनुरोध करता हूँ अपना मुख्य वक्ता अपना रघुनाथ पांडे जी को कि आप अपना वक्ता रखिए। इससे पहले एक रिवाज था, भारत में भारत की भाषा की बात की जाती थी, भारत में भारत की संस्कृति की बात की जाती थी, लेकिन भारत की भाषा और संस्कृति में पूर्वोत्तर की बात नहीं की जाती थी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि हमने पूर्वोत्तर को उपेक्षित छोड़ दिया, तो पूर्वोत्तर हमसे अलग हो गया। अलग मतलब जुड़ाव नहीं रह गया। मन से वो चाहते हैं, आप लोग जानते हैं, मन से चाहते हैं कि हम मुख्य धारा में रहें, लेकिन उनको सेतु नहीं मिल पाया। आज से इसकी शुरुआत अब नए दौर से शुरू हो चुकी है। मैं समझता हूं कि यह सत्र एक उसका उपादान बनेगा। हमने अध्ययन किया है, जब पूर्वोत्तर में वहाँ का विश्वविद्यालय अपना पाठ्यक्रम तय करता है, हिंदी का पाठ्यक्रम तय करता है, तो हिंदी के पाठ्यक्रम में सूर कबीर तुलसी को पढ़ाता है। वहाँ में जो हिंदी लिख रहे हैं उनको नहीं पढ़ाता, कहीं रेफरेंस में आ गए, जबकि बहुत अच्छी हिंदी लोग वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हिंदी इस्तेमाल न कर रहे होते तो सर यहाँ नहीं होते, यहाँ नहीं होते। इतिहास की बात है, भारत के इतिहास में दिल्ली और इसके आसपास का इतिहास लिखा पढ़ा गया और पढ़ाया गया।
असोम ने 600 सालों तक अहोम का राज था। इतिहास में केवल 250 साल के मुगलों की चर्चा होती है, उनकी चर्चा कहीं पैराग्राफ में नीचे कभी कभी हो गई। अब आवश्यकता है हम इस बात का अध्ययन करें और वहाँ जाएं कि पूर्वोत्तर भारत की जो भाषाएं हैं, पूर्वोत्तर भारत का जो इतिहास है, वहाँ की जो संस्कृति है, वो हमारी मुख्यधारा से जुड़ी है कि नहीं। आप अध्ययन करेंगे, आपको आगे बहुत सारे स्रोत मिलेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें उदाहरण के रूप में आपके सामने रखना चाहूँगा। भाषा की जब बात होती है तो एक ही परिवार है, परिवार में बंटवारा होता गया, लेकिन वो अलग नहीं हुआ। संयुक्त रूप से एक ही परिवार है, भारतीय भाषा परिवार, और उसी का हिस्सा जो हम पूर्वोत्तर की भाषाएं हैं वो ज़्यादातर हैं। मैंने एक शब्द पकड़ा, गोरू। अवस्थी जी साथ में थे, हम लोग बॉर्डर पे थे, बांग्लादेश के बॉर्डर पे। बातचीत में एक शब्द निकला, जो खासी का एक व्यक्ति था, उसने गोरू शब्द का इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ अवधी भाषा में, मैं मूलतः अवधी से हूँ, तो अवधी भाषा में गोरू कहा जाता है। तो हमने कहा गोरू व्हाट मीन्स? तो उसने कहा गोरू ये जो गाय के बच्चे होते हैं, गाय। हमने कहा अच्छा। तो वहाँ एक सिक्योरिटी वाला था, मराठियन था, तो उसने भी कहा कि हाँ गोरू होता है। तो हमने कहा गोरू यहाँ की भाषा में? तो कहा यहाँ की भाषा में भी, हमारी भाषा में भी होता है। तो ये काफ़ी पहले की बात है। अब हमने एक शब्द पकड़ा, फिर उसके बाद बहुत सारे शब्द पकड़े। ये शब्दों की अंतर यात्रा चलती रहती है। ये बहुत सारी भाषाओं में जो गोरू शब्द है या गांव शब्द है, देखिए बंगला तक, मराठी तक ये शब्द जा रहे हैं। ये प्रमाणित हो रहा है कि हम एक हैं, केवल हम पटरी से उतर के चलने लगे थे। ये अपभ्रंश से भाषाओं में अंतरण होता गया, शब्दावलियाँ बदलती गईं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूर्वोत्तर अलग है या पूर्वोत्तर की भाषाएं अलग हैं। लिपिगत भिन्नता, कोई भिन्नता, अब तो नए दौर में शायद कोई भिन्नता न रहे। हम तो हिंदी वाले हिंदी लिखना नहीं जानते हैं, असमिया वाले असमिया लिखना नहीं जानते हैं, गूगल बाबा सब लिख देते हैं। हाँ, हमने देखा है साम्यगत भिन्नताएं या समानताएं भाषाओं में, ख़ासतौर पर हिंदी और असमिया की मैं तुलनात्मक अध्ययन करना चाहा हूँ। साम्यगत, साम्य है, इसकी 3 श्रेणियाँ हैं। एक श्रेणी वो है जो दोनों भाषाओं में वो शब्द पाए जाते हैं समान रूप से, हूबहू, थोड़े से उच्चारण भेद के साथ वो वहाँ पाए जाते हैं। ये दूसरी श्रेणी है, कहीं लहजा बदल जाता है, कहीं कुछ वर्तनी बदल जाती है। और तीसरी श्रेणी वो है जिसमें कहीं स्पेलिंग बदल जाती है, टूट फूट जाती है, लेकिन वो शब्द वहाँ प्रयोग में आते हैं। इंडो ईरानी शाखा की आर्य उपशाखा के अंतर्गत हम कुछ शब्द देखते हैं। पानी है, नाम है, नगर है, रास्ता है, पंचायत है, पथ है, मिठाई, लड्डू, किताब, हाथ, नाक, कान, पेट, पीठ, थाल, थाली, दिनांक, भोजन, रजाई, हाट, बाजार, सोना, दुकान, मंदिर, हाथी, गैंडा, ऐसे जो दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले शब्द हैं। इसके अलावा हमारी संवेदनाओं से जुड़े हुए शब्द हैं, काम है, संवेदना है, आहार है। इसके अलावा और आसपास के शब्द हैं, पाठशाला है, राजा है, असुर है, नीलांचल है, शक्ति है, मंत्र है, मंत्री है, पर्वत है, हमारे जो देवता हैं, शिव, विष्णु, उमा, साधु, पूजा, गीत, पुर, कीर्तन, आनंद, मध्य, अंचल और संध्या आदि, ये कुछ दार्शनिक शब्दावलियाँ भी हैं। ये असमिया और हिंदी दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। और जब हम बात करते हैं तो लगता नहीं कि हम अलग हैं। जब ये शब्द प्रयोग में आ जाते हैं तो रेफरेंस अगर पता है तो हम ना ही भी जानते हैं तो भी इन शब्दों के माध्यम से, संदर्भ के माध्यम से हम अर्थ को निकाल लेते हैं, भाव पकड़ लेते हैं। हिंदी और असमिया दोनों भाषाओं में यथावत प्रयुक्त होने वाले बहुत सारे शब्द हैं, और कुछ एक तो ऐसे हैं कि जो एकदम अचंभित कर देते हैं। एकदम हम तो समझते हैं ये हमारे यहाँ का अछूता शब्द है कुकुर,
हमारे गांव का शब्द है कुकुर, लेकिन असम में जाते हैं तो यथावत पाया जाता है, और जब तलाशते हैं तो पता चलता है ये तो संस्कृत से आया था। उसी समय जब लोक भाषाएं, ये सब पहले ये भी लोक भाषा, हिंदी भी कभी लोक भाषा रही, असम में भी कभी लोक भाषा के रूप में रही, इसके बाद वो अपभ्रंश से आई और फिर परिनिश्चित भाषा हो गई, अब तो शास्त्रीय भाषा भी है। तो ये शब्द जीवित हैं अभी भी लोक भाषाओं के माध्यम से। इसलिए हमें चाहें कि लोक भाषाओं पे, अभी सर से बात हो रही थी कि जो पूर्वोत्तर की लोक भाषाएं हैं उनको अभी हमें फोकस करने की आवश्यकता है। कुकुर यानी कुत्ता, श्वान, डॉग, और वास्तव में लौकिक भाषा का शब्द है। ऐसे गोवंश में बहुत सारे जो उनकी पीढ़ी है वो हमारी भाषाओं में पाए जाते हैं। स्थानिकता की छाया और उच्चारण शैली में अंतर होने के कारण हिंदी और असमिया में ऐसे बहुत से शब्द पाए जाते हैं जो एक भाषा से दूसरी भाषा में थोड़ी भिन्न तरीके से लिखे या बोले जाते हैं। इन्हें हम दूसरी श्रेणी में रखना चाहेंगे। जैसे जल को क्या कहेंगे? जोल। असमिया बंगला थोड़ा मिलता जुलता है। जोल कहेंगे, रात को राती कहेंगे, सूर्य को सूर्या कहेंगे, शहर को शोहर कहेंगे, प्रधान को प्रधान कहेंगे, घर को घोर कहेंगे। आप सब सहमत होंगे कुछ? पैसा को पैसा कहेंगे, प्रहर को प्रोहर कहेंगे, प्राकृतिक कहेंगे, नौला कहेंगे, नाला को, भक्त को भकत कहेंगे, जौ को जौ कहेंगे, खबर को खबूर कहेंगे, और जंगल को जोंगोल कहेंगे, साबुन को सुबून कहेंगे, बांध को बांधो कहेंगे, बंदर को बंदोर कहेंगे, सार को सरकार को सोरकार कहेंगे, पोखरी को पुखुरी कहेंगे। बहुत सारी पुखुरियाँ वहाँ मशहूर हैं। कंबल को कंबोल कहेंगे, मुखिया को मुखाया कहेंगे, स्कूल को सुकूल कहेंगे। क्या है? अगर रेफरेंस मालूम है तो इन शब्दों को हम आसानी से समझ लेते हैं और पता चलता है कि ये हमारे ही शब्द हैं, असमिया हिंदी से कदापि अलग नहीं है। तीसरी श्रेणी की वो शब्दावलियाँ हैं जो असमिया में बहुत प्रचलित हैं। इनके उच्चारण ही नहीं, थोड़े बहुत वर्तनी में भी अंतर है। स्वर विभेद ही नहीं, व्यंजन में भी अंतर है। जैसे कपड़ा को कपूर कहेंगे। अब आप देखिए इसमें एक अक्षर केवल अंतर जा रहा है कपड़ा और कपूर में, 3 में 2 अक्षर मिल रहे हैं। दाल को डेल कहेंगे, कुआं को कूबा कहेंगे, बारिश को बोरोसून कहेंगे, नाच को नौश कहेंगे, मस्जिद को मस्जिद कहेंगे। ये कहीं कभी कभी जुबान यानी मुख सुख में भी ऐसा अंतर आया है और कभी कभी स्थानीय अंतर से भी अंतर आया है। चाय को साय कहेंगे, चाय को सा कहने का रिवाज भी है। तारीख को तारीख कहेंगे, कुल खाओ का के अंतर है। दूध को दूध कहेंगे, दाव धा का अंतर है। मोजा को मूजा कहेंगे, स्वर्ग को सरक कहेंगे। लोक भाषाओं में, कई भाषाओं में सरक कहा जाता है। बिहार की कई भाषाओं में, यूपी कई भाषाओं में सरक कहा जाता है। थान, स्थान को थान कहेंगे। ये भी कई लोक भाषाओं में, हिंदी की लोक भाषाओं में भी ये कहा जाता है और वहाँ भी कहा जाता है। माँ को माई कहेंगे और माई असमिया में ही नहीं, पूर्वोत्तर की अन्य भाषाओं में भी और यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में भी कहा जाता है। भले ही ये शब्द अब कम प्रचलन में है क्योंकि हम इनको असभ्य शब्द मान के इनका इस्तेमाल नहीं करते कि हम सभ्य हो गए हैं। बस यही अंतर आया है, बाकी अंतर नहीं है। और कुछ भाषाओं में, दोनों भाषाओं में शब्दगत साम्य भी है। तो वो साम्य देखा गया, संज्ञा पदों में साम्य है, सर्वनाम में साम्य है, क्रिया में साम्य है और विशेषण में साम्य है। और किसी भाषा में जो वाक्य होते हैं उसमें मुख्य रूप से यही 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चारों प्रकार से साम्य हम देख रहे हैं। देवस्थानों में, मंदिरों में, प्राचीन नगरों में, किलों में, राजाओं के और उनके राजवंशों में, इनके नामों में, झीलों में, पहाड़ों के नामों में देखिए वही नाम पूरे भारत में प्रचलित हैं और वही नाम वहाँ कहे जा रहे हैं। राजाओं के नाम देख लीजिए, तमाम नाम मैं कुछ नाम गिनाऊंगा। अग्निगढ़ की राजकुमारी उषा, क्या कहेंगे? आप हिंदी का शब्द नहीं है क्या?
अभयापुरी के राजा विनीत नारायण उर्फ चंद नारायण, अहोम राजा जयध्वज, राजेश्वर सिंह, रुद्र सिंह, प्रताप सिंह, अरिमत सिंह, राजा महामाणिक, कोच राजा विश्व सिंघा, नर नारायण, शुक्लध्वज, लक्ष्मी नारायण, बलि नारायण, परीक्षित नारायण आदि, सर्बानंद सिंघा, गोपीनाथ बरबरुआ और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, वर्तमान में भी हैं। ऐसे जब प्रसंग आता है तो मैं बड़ी ही सम्मान के साथ आदरणीय गोपीनाथ बरदले जी का नाम लेना चाहता हूं, जिन्होंने हिंदी और असमिया में एका स्थापित कराया था और हिंदी के वहाँ वो पुरोधा कहे जाते हैं। राजनीति में रह के मुख्यमंत्री के रूप में रह के उन्होंने हिंदी के लिए जो काम किया, उस पीढ़ी को, उस परंपरा को आगे बढ़ाने की हमें आवश्यकता है। असम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो साम्य हैं। बहुत सारे जो उत्सव होते हैं, उत्सवों में जो नाम हैं वो हिंदी से मिलते जुलते हैं। किसानी के जो शब्दावलियाँ हैं उसमें असमिया और हिंदी में बहुत सारा मेल है। हमारे उत्सव हैं, उत्सव की बहुत सारी शब्दावलियाँ हैं, उनका हिंदी से मेल है। और संस्कृति की बात है, जैसे जय ढोल एक नृत्य पद्धति है। अब इसको थोड़ा देख लीजिए, जय क्या है? जब किसी कार्य में विजित होकर आते हैं, जीत कर आते हैं, तो वो जय ढोल नृत्य करते हैं। और जब हिंदी में इसको देखते हैं तो जय क्या है? जीतने का, और ढोल हिंदी का भी शब्द है। जीतने पर जो ढोल इस्तेमाल किया जाता है बजाने वाला, वो है। तो ये देखिए, आप इसको जोड़िएगा तो हिंदी असमिया में कोई भेद नहीं है, बहुत थोड़ा सा भेद है। वो भेद हमारे गांव-गांव, घर-घर, गली-गली, मोहल्ले में, हमारी अपनी भाषाओं में भी है, हमारे परिवार में भी। हमारे परिवार में कुछ किसी शब्द को किसी रूप में बोला जाता है, आपके परिवार में किसी शब्द को किसी रूप में बोला जाता है। और बहुत सारे उदाहरण हैं। साधु कथा लीजिए, उल्टा पानी लीजिए, सबका एक ही अर्थ है। लेकिन मैं अपने इन सारी बातों को संक्षेप में आपके सामने रखने के बाद अपना सारा समय अध्यक्ष महोदय को अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि अध्यक्ष महोदय को, जो अध्यक्षता करता है, उसको बोलने के लिए समय नहीं मिलता। श्रोता सामने जा चुके होते हैं, ऐसा बहुत सारा अवसर देखा है हमने। लेकिन मैं एक बार ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा आप सबसे कि अपनी भाषा का गौरव बनाए रखिएगा और अपनी भाषा को हिंदी से जोड़कर तमिल में इस वर्ष 2025 में हिंदी स्कूल खोलने के लिए तमिल मीडियम के स्कूल जो एप्लीकेशन आए हैं 3% आए हैं। 97% जो हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के लिए आए, और वो विरोध इंग्लिश का नहीं हिंदी का कर रहे हैं। हिंदी कहाँ आपको खाई जा रही? मैं कहूँगा आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी विदेशी भाषा हमको खाया जा रही। हमें भारतीय भाषाओं से कोई विभेद नहीं है, कोई हमें उनसे दुराव नहीं है। हमें अपनी समस्त भारतीय भाषाओं, लोक भाषाओं को साथ मिला के लेके चलना है, साथ में लेके चलना है, तभी हमारी संस्कृति बचेगी, अन्यथा हमारी संस्कृति नहीं बचेगी। इसी आह्वान के साथ कि अपनी संस्कृति को बचाए रखना है। हम अगला समय सर। धन्यवाद रघुनाथ पांडे जी। तो मैं अभी आपको अपना प्रोफेसर किरण हजारिक जी को अपना ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स रखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। सर आप तब तक चलते रहेंगे जब तक कि अगला कोई दखल नहीं दे देगा। अनिल जी आएगा अभी बोलने के लिए। सभी को नमस्कार। हमारे इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भाषा महोत्सव में आज के इस सत्र में उपस्थित महामहिम वक्तागण और शोधार्थी प्राध्यापकगण, विद्यार्थीगण, हमें कई वक्ताओं ने पूर्वोत्तर के बारे में अत्यंत गंभीर बात आपके साथ साझा किया है। इसके लिए मैं आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। काफ़ी लेकिन ऐसे वक्ता हमारे बीच में आए थे और इनको समय अगर ना दे जा रहा तो बातें पूरी नहीं होती है। तो इनकी बातें बिल्कुल पूरी नहीं हुई है, लेकिन हमें एक झांकी हम सबके सामने प्रस्तुत की है और इससे हमें पता चलता है कि विषय की गंभीरता कितनी है और उनमें उन व्यक्तियों में समझ कितना है विषय के ऊपर, ये पता चलता है। एक तो है भाषा एक सोपान है विकास का, मानव जाति के विकास का सोपान है।
करोड़ों साल तक लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख साल तक आदमी के पास भाषा नहीं थी, इसलिए आदमी होमोसेपियंस रहा। जिस दिन आदमी के पास होमोसेपियंस के पास भाषा आई है, भाषा आने के बाद ही विकास होना चाहिए। अभी भाषा भी अगर हम मानते हैं कि सांकेतिक भाषा से लेकर अभी तक का जो लाख साल का समय है, 1 लाख साल में भाषा पूर्णतः विकास हुआ है। वो भी अभी 15,000 सालों में ज़्यादा भाषा का हमें मिलता है। जो हम बोलते हैं कि भारतीय भाषा का जो परिवार है सबसे प्राचीन परिवार है, जिसको इंडो यूरोपियन भाषा भी बोला जाता है। अभी मिताली मैडम ने इस विषय में बात की है। और एक तिब्बतो बर्मा भाषा परिवार है, तो इसी से एक भाषा और द्रविडियन परिवार, भले हम द्रविडियन परिवार को एक अलग भाषाविदों ने अलग स्थल नाम दिया है, लेकिन वो परिवार भी बिल्कुल भारतीय परिवार है, भारतीय परिवार है, क्योंकि उसका तो शब्द का जो समूह है। अब मलयालम भाषा देखिए, भाई साहब उपस्थित है विनोद जी, वो तो संस्कृत है। हाँ मलयालम हो गया, हाँ वही है, वही आन लगा देना कुछ, बोले तो हाँ यान या आन लगा देने से कुछ है। इस प्रकार से जो प्रत्यय की अलग अलग भाषाओं में प्रत्यय की भूमिका अलग है। प्रत्यय असमिया भाषा में, बांग्ला में, सभी में अलग अलग प्रत्यय की भूमिका है। भाषा के जो स्वर होता है, लय होता है, लय में एक प्रत्यय की भी भूमिका होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसलिए भाषा के विकास के साथ साथ अगर देखिए भाषा की आत्मा क्या है, भाषा की आत्मा संस्कृति है। संस्कृति की आत्मा क्या है? लोक जीवन, लोक संस्कृति। लोगों में, आम लोगों के अंदर में जो लोक जीवन है, लोक भाषा है, लोक कला है, लोक नृत्य है, लोक गान है, लोक गीत है, इन सब के अंदर में सबके सामूहिक समावेशिक विकास ही संस्कृति है। तो वो संस्कृति में ही भारत और भाषा की आत्मा संस्कृति है। भाषा ऐसे बनाया नहीं जाता। कोई भाषा अगर बनाएगा, ये कोई कारखाना में बनने वाली चीज़ नहीं है। भाषा को बनाया नहीं जा सकता है। हाँ, प्रयास किया गया। जैसे अभी मैतेई भाषा को, मैतेई भाषा लगभग 2 से 3 हज़ार साल पुरानी है, लेकिन भाषा को, एक पुरानी भाषा को बनाया जा सकता है, उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो ये पुनर्जीवित भाषा, इसीलिए प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पहला उत्सव मना रहा था, 1 साल का उत्सव मना रहा था भारत मंडपम से, आपने कहा था कि भारत के, अगर हम भारत को, अब भारतीय भाषाओं को उस लेवल तक हमें विकास करना पड़ेगा जो एक, जैसे अरुणाचल में बोलने वाला अगर 10 लोगों के द्वारा भी किसी एक पहाड़ में रहते हैं, एक बस्ती में 10 लोग रहते हैं, 10 घर रहते हैं, उनकी भाषा का भी हमें विकास करना पड़ेगा। क्योंकि भाषा व्यक्ति का पहचान है, व्यक्ति समूह का पहचान है। अगर हम पहचान तक जाना है, परिचय तक जाना है, आइडेंटिफाई करना है, तो हमें उस व्यक्ति के, उस समूह के भाषा को विकास करना पड़ेगा। और आई बात भाषा की एक सामूहिकता, एक समावेशिक विकास, जब तक हम एक भाषा को समावेशिक विकास नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारे भारत में जो भारतीय भाषाओं का विकास कभी नहीं होगा। ये तो अंग्रेज़ों का काम है। एक समय भारतीय भाषा समावेशिक भाषा ही थी। जब ह्यूएन सांग नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा दीक्षांत समारोह के बाद वो भारत प्रवास में निकला था, पूरे देश का परिभ्रमण किया था, इसलिए उनको परिव्राजक भी कहा जाता है, परिभ्रमक, और सब जगह का भ्रमण किया था। उसने खुद लिखा है, जैसे मैंने हर भारत के हर जगह में गया था, भाषा लेकर तो कोई समस्या नहीं हुई है। मैंने भाषा, एक ही भाषा में बातचीत होती थी पूरे देश में उस समय, 2500 साल पहले। केवल भाषा, जगह जगह में भाषा का गंध, कुछ शब्द अलग था, उन शब्दों को समझना है, उन शब्दों को समझना है। जैसे अभी रघुनाथ पांडे जी ने कहा है, क्योंकि वो भी हिंदी है, असम में जो भाषा बोली जाती है हिंदी, यानी हमारी जो मातृभाषा है कि जैसे मैं असमिया भाषा का, रघुनाथ जी, वो
तत्सम तद्भव, जैसे भाषा के शब्दों का जो है तत्सम शब्द, तद्भव और देशस शब्द, ये 3 शब्दों के समूह से, और विदेशी शब्द, 4 समूह से भाषा बनती है शब्दों का। एक तो हमारे ज़्यादा थे तत्सम शब्द जो संस्कृत के हूबहू भाषा में आया है, काम को काम में आया है। काम शब्द संस्कृत है तो काम ही है। वो असमिया में भी बोलते हैं काम करे, बोले नुजवानी की बोला यही तो काम तुम्ही करा, तो इस प्रकार से बोलते हैं। तो इस प्रकार से कार्य भी संस्कृत में है, असमिया में भी है, बांग्ला में भी है, तो हिंदी में भी है। तो ये है जैसे काज फिर बदल गया, काज फिर अरबी शब्द हो गया काज, तो वो शब्द अरबी हो गया क्योंकि ये मुसलमानों के, जब तक मुसलमान आया, तुर्की आया, फिर अफ़गानी आया, हमारे यहाँ खलजी आए, तो इनसे हमारे शब्दों, उत्तर भारत के शब्दों का समूह बदल गया। यहाँ अरबी फारसी शब्द हो। मैं पंजाब में रहता हूँ तो पंजाब में तो सब पर्शियन शब्द है ज़्यादा, पंजाबी शब्द जो ज़्यादा पर्शियन शब्द है। कई बार उन्हीं को समझ में नहीं आता है, पंजाबी को ही समझ में नहीं आता ये शब्द का अर्थ क्या है, कठिन है विषय। तो इसीलिए एक भाषाओं के अंदर में, इसीलिए जो मातृभाषा में अध्ययन का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पुष्टि की है, इसका कारण ये है कि अगर हम मातृभाषा को पढ़ाई करेंगे और भाषाओं के जो अंतर संबंध, इंटर रिलेशन, तो वी डेवलप। जैसे अभी आपने रघुनंदन पांडे जी भी कहा कि हमें एक शब्द है दूसरे शब्दों का जो एक मिलन है, उसकी जो संबंध है, अंतर संबंध, थोड़ा सा उच्चारण में बदलाव होता है, बनावट में बदलाव होता है, लेकिन मूल शब्द तो वही है। इसीलिए इस प्रकार से अंतर संबंधों को बोलना पड़ेगा। अभी हमारे भारत में लगभग 1900 भाषाएं हैं, संविधान से स्वीकृत केवल 22 भाषाएं हैं। अभी भी 9 भाषा सूची में है, उसको 8 शेड्यूल में लाने वाला है, उसमें पूर्वोत्तर के भी 2-3 भाषाएं हैं। तो ये सब फिर एक शेड्यूल में लाने की कोशिश हो रही है। मिजोरम में मिजो बोली जाती है, खासी भाषा का अभी तक उसका नहीं है, लेकिन खासी में वो अखबार भी निकलती है, खासी में न्यूज़ भी पढ़ते हैं, खासी में किताब भी है। तो इस प्रकार से हमें उस भाषा का भी विकास होना है। जब भाषा छोटी बड़ी से नहीं है, बड़े लोगों के द्वारा बोली जाती है बड़ी संख्या से, ये नहीं है कि छोटी संख्या, कम संख्या वाले भाषा भी भाषा है। तो ये हमारा एक, जब तक हम देश में एक समावेशिक विकास जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक हमें नहीं। अभी असमिया को, अभी केवल अंग्रेज़ों का जो फूट डालो नीति है, डिवाइड ऑफ रूल, तो डिवाइड ऑफ रूल के कारण ही आज उड़ीसा में उड़िया भाषा हो गया, बंगाल में बंगाली हो गया, असम में असमिया हो गया, तमिल में तमिलनाडु में तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये केवल अंग्रेज़ों की देन है, इससे पहले नहीं थे। सूफी संत साहित्य में, भक्ति काल में सब साहित्य के गुरु नरसिंह मेहता गुजरात में जो लिखता था, तुलसीदास सेम लिखता था, शंकरदेव माधवदेव वही लिखते थे, तो अपना चैतन्य महाप्रभु वही लिखते थे। भाषा तो एक ही था उस समय, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसमें फूट डालो नीति के कारण भाषा को दूर भगा दिया है। और देखिए, हम प्राचीन काल में असम की बात करें, असम प्राचीन काल में असम भारत के साथ था। अब रामायण में जो किष्किंधा कांड है, रामायण के किष्किंधा कांड में तो उसमें वर्णन है असम के, पूर्वांचल, पूर्वोत्तर, नीलाचल पर्वत, माँ कामाख्या धाम, पूरा वर्णन है जो किष्किंधा रामायण में, किष्किंधा कांड में। एक जियोग्राफिकल वहाँ का कंडीशंस के बारे में लिखा है, वहाँ पशु पक्षी के बारे में, वहाँ का बाघ कैसा होता है, वहाँ का हाथी कितना बड़ा होता है, पूरा प्रकृति चित्रण है वहाँ पे। ये है। तो आप महाभारत की बात करें, महाभारत में भगदत्त स्वयं वहाँ भाग लिया था, महाभारत की लड़ाई में भगदत्त ने। तो एक प्रकार से इतना एजेड आदमी था, 87 ईयर्स का आदमी था भगदत्त एट द टाइम ऑफ वॉर इन द महाभारत। ये तो ही वॉज 87, लेकिन 87 ईयर्स, इनके जो ये आँखों की जो पुतली है वो ऐसे आँखें नीचे तक आते थे, वो एक गमछा से बंधा रहता था, हमेशा बांध के रखता था। अर्जुन के लिए काफ़ी कठिन था उनको हत्या करना। फिर श्री कृष्ण ने कहा, अगर भगदत्त का हत्या करना की तो उसकी जो पगड़ी है उसको तोड़ दो, उसको काटो, उसको नहीं मार सकते है तुम। तो उसके जो पगड़ी पर वो जो गमछा को छेद कर दिया, तो उसके जो पुतली आके यहाँ गिर गया, और उसने देखना बंद हो गया, उसका देखते नहीं, वो ऐसे ऐसे करके कितना दोनों हाथ से धनुष कैसे चलाएगा। तो ये है भगदत्त का है।
आप घटोत्कच की बात कीजिए। आज खाटू श्याम सब लोग हम दर्शन के लिए जाते हैं। बर्बरी घटोत्कच के बेटा था। तो ये महाभारत में पूर्वोत्तर लगे। आप हिडिंबाशुर की बात कहिए, बब्रुवाहन मणिपुर के बब्रुवाहन की बात कीजिए जो अर्जुन के बेटा हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा है। आप गुजरात से श्री कृष्ण ने आके रुक्मिणी की शादी की थी सदिया से, तिनसुकिया जिला से। क्या था? सांस्कृतिक समावेश है कि नहीं? कृष्ण भगवान ने सांस्कृतिक समावेश करने का पश्चिम से लेकर पूरब की ओर, राम ने उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर एक समावेशिक। भगवान ने भी भारत को जोड़ने के लिए अवतार लिया था, भगवान ने भी। तो इसीलिए ये सब हमें सोचना चाहिए। नवजागरण अभी नए जो पीढ़ी है, इन सब चीज़ों पर अध्ययन करना चाहिए, इन पर चीज़ों पर अध्ययन गौर से देखना चाहिए। क्यों प्रयास किया था कृष्ण ने अपने पोता के लिए, अनिरुद्ध के लिए उषा की शादी की थी, शोणितपुर की कन्या, बाणासुर की कन्या। वो भी है असुर और आर्य। आर्य अनार्य का हम लोग दूर भगाते हैं। आर्य अलग है, अनार्य अलग है, द्राविड़ अलग है, उत्तर भारतीय अलग है, नहीं है। स्वयं श्री कृष्ण ने वो असुर के लड़की से शादी कराया था गुजरात से। ये है। इसीलिए मानव जाति का हमारी समावेशिक जब तक विकास नहीं होगा तब तक हम एक उच्च कोटि के मानव जाति नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आने वाले समय में हम सबका ये जिम्मेदारी बनता है, दायित्व बनता है, हमारे दृष्टिकोण बदलने का है, दृष्टिकोण बदलने का है। इसलिए हमें अपनी जो स्वभाषा, अपनी स्व संस्कृति, अपनी स्व माता पिता, स्व परिवार रिश्ता, इन सब पर ज़्यादा ध्यान देना है। आजकल भूल ही गए, मामा मामी चाचा चाची ममेरा चचेरा सब हम भूल गए हैं। तो इन सब पर भी ध्यान देना है। परिवार, यही परिवार है। परिवार से ही तो भाषा का विकास हुआ है, माँ से ही तो भाषा सीखी है। तो इन परिवार का भी विकास करने का समय हम सबके सामने है और तभी हम अपने मानव जाति का ठीक से हम विकास कर पाएंगे। और आने वाला समय, इसीलिए भारत में अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय ज्ञान परंपरा का विकास हो, भारतीय ज्ञान परंपरा का विकास हो। इस जैसे मैं कुछ ज्ञान परंपरा कहा, श्री कृष्ण ने अपने पोता के लिए शादी की है उसके लिए। इस प्रकार से काफ़ी विषय है। दशावतार भी एक ह्यूमन रिवोल्यूशन है। जो ह्यूमन रिवोल्यूशन, मानव जाति का जो विकास का एक दशावतार भी ह्यूमन रिवोल्यूशन है। मत्स्यावतार से लेकर बोलते हैं मत्स्यावतार, मत्स्य कुर्म और हमेशा सबको लेकर सबका विकास करने का, जैसे अभी बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। आगे मैं पॉलिटिकल लाइन में ही समाप्त किया हूँ। सबका साथ सबका विकास, ये मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है। मोदी जी ऐसे बोलने वाली ये मंत्र नहीं है, यही इसी मंत्र में ही हमारा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों से आप लोगों ने सुना, समर्थन धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किरण सर। अभी ये धन्यवाद ज्ञापन हेतु के लिए मैं अभी मैं अभी अपना अल्पना जी से निवेदन करता हूँ कि वो आगे का आप ये कर लीजिए। उनको बुला दूँ, बुला दूँ। अब मैं मनोज श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए। सबसे पहले आपका धन्यवाद प्रणाम है। मंचस्थ अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर किरण हजारिका सर, रघुनाथ पांडे सर, मिताली वर्मन सर, गुरुमहिम विजय कुमार शर्मा सर और संचालक महोदय। पूर्वोत्तर की भाषाएं को जो मैंने अभी आप लोगों से इतना सुंदर सुना है, वो सब संस्कृत के बहुत निकट हैं। एक ही भाषा है भारत की और वो सबकी माँ जो है संस्कृत है, और उसको जो जान लेगा उसको किसी भाषा में कोई संकट नहीं होगा।
आपने माइथोलॉजी की बात की और किष्किंधा वाला जो प्रसंग छेड़ा बहुत अच्छा प्रसंग था। उसमें सुग्रीव पूरे भारतवर्ष भौगोलिक स्थिति का इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि उसे भारत की सांस्कृतिक विरासत का, प्रकृति का, भाषा का, संस्कृति का, सब कुछ का परिचय मिल जाता है और पूर्वोत्तर में वो सब है। मैंने पहल मामोनी रायशम डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी की एक अपने कॉलेज लाइफ में किताब पढ़ी, लाइफ इज़ नो बार्गेन। तो मेरी ज़्यादा अंग्रेजी अच्छी नहीं, मैंने उसको हिंदी में खोजा और उसको पढ़ा, फिर सीताकांत महापात्रा जी को पढ़ा। अभी पिछले दिवस ही मैं त्रिपुरा से लौटा हूँ, मैंने वहाँ कोकबोरोक सुनी, 2 सहयात्री थी मेरी, और बांग्ला की जैसे गोरू की सर ने चर्चा की। तो भाषाओं का क्या है कि एक भाषा दूसरे भाषा से कनेक्टेड रहती है। कोई भाषा 31 दिसंबर 1 जनवरी नहीं है कि आज से ख़त्म, आज से शुरू। आपको न्यू जलपाईगुड़ी में असमी, उसके बाद शुरू होगी, डिब्रूगढ़ में ख़त्म हो जाएगी। वो अपने पास मेघालय को भी, सिक्किम को भी, अरुणाचल को भी थोड़ा थोड़ा अपने परिवेश से संपर्क करती चलती है। तो इस तरीके से पूर्वोत्तर की भाषाओं पे इतना सुंदर विचार हुआ है और उन सब के मध्य में जो सबको जोड़ने का काम करती हिंदी भाषा, क्योंकि हिंदी देश की संवैधानिक भाषा के साथ साथ व्यापारिक भाषा है। हमने पूरे देश की यात्रा के दौरान देखा कि हिंदी के बिना कोई जो है व्यापार संभव ही नहीं है। हमने कन्याकुमारी के तट पे भी देखा हिंदी में व्यापार हो रहा है। हमने मेघालय के शिलांग के पुलिस बाजार में भी देखा लोग हिंदी में व्यवसाय करते हैं। तो इस तरीके से हमने गुवाहाटी के बाजार में देखा। तो इस तरीके से हिंदी को साथ लेके अपनी भाषाओं का, दूसरी भाषाओं का, पूर्वोत्तर की, दक्षिण का, सबका एक दूसरे को कसकर पकड़ करके, हाथ जोड़ करके और उसको बढ़ाया जा सकता है, आगे ले जाया जा सकता है। और उस सब इतने पुनीत कार्य में आप लोग महनीय वक्ताओं ने इतने सुंदर वक्तव्य दिए, इसलिए सबका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। और एक गीत के रूप में भूपेन हजारिका जी के बाद मैंने किरण हजारिका जी को सुना। मुझे लगता है कि ये सरनेम एक व्यक्ति में 1000 लोगों के गुण को समावेशित करता है कि आपने इतनी सुंदर बात कही। और आपको मौका मिला, मैं उसके बाद पुनः सुनूंगा, कभी पंजाब आऊँगा तो सुनूंगा, दिल्ली मुलाकात होगी तो सुनूंगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सत्र होगा, इसको समाप्त करते हैं। सबका आभार।